हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए बाल विकास शिक्षण विधि के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक है। तो संज्ञानात्मक संकार्य में क्या आता है कि जो मानसिक गतिविधियाँ होती है ना, जैसे ध्यान देना, याद करना, योजना बनाना, विवेचना करना, समस्याओं का हल करना, सृजन करना, कल्पना करना आदि, इसके सीखने का प्रयत्न करना, तो ये सभी संज्ञानात्मक संकार्य से आते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है। तो जब हम नई भाषा सीखते हैं तो हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं, तो हम उसके वर्णमाला से प्रारंभ करते हैं। ठीक है। उसके बाद ही हम अक्षरों को, वर्णों का प्रयोग और शब्द सीखना सीखते हैं। अंत में हम शब्दों का प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अक्षरों शब्दों के माध्यम सहचर्य से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो समावेशी कक्षा का मतलब होता है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी या प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। सामान्य जैसे हम लोग, विशिष्ट छात्र जो वो होते हैं जो विकलांग होते हैं। तो इन सभी को समान शिक्षा का अधिकार होता है। तो समावेशी कक्षा में इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इसका जो कौन सा पद होता है परिभाषित करता है निरस्तता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गणना दोष। ठीक है। गणना दोष होता क्या है, जैसे कि क्या होता है कि हम चीज़ों को समझने में जो प्रॉब्लम होती है वही हमें गणना दोष कहते हैं। जैसे कि बीजगणित को समझने में सीखने की कठिनाई होना। ठीक है। संख्याओं का हेर फेर में समझने में कठिनाई होना, गणितीय गणनाओं को करने में कठिनाई अंतर्गत ये सब दोष गणना दोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता क्यों होती है आवश्यक। ठीक है। तो संवेदनशीलता होती है जैसे कि अनुरूप पाठ्यक्रम, समावेशी विद्यालय वातावरण, संवेदनशीलता, सहायक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग और शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण इत्यादि तथ्य आवश्यक होते हैं। इससे संवेदनशीलता जो है वो समावेशीकरण सफलता के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो जो संवेग का तत्व तो व्यवहारात्मक, दैहिक और संज्ञात्मक, ये तो संवेग के तत्व हैं, लेकिन जो नहीं है वो संवेदी नहीं है। ठीक है। तो जो एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो विचारों का अनुभव, व्यवहार, प्रक्रिया, प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता से जुड़ी होती है। संवेग के तीन निश्चित रूप तत्व हैं: दैहिक अनुरूप, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया और व्यवहारिक प्रतिक्रिया। ठीक है। ये तो इसके तत्व हुए, लेकिन जो तत्व नहीं है वो है संवेदी तत्व। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताइए। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम होगा वो होगा डी। पहले ज्ञान, फिर अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो कौन सा है जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, वो है स्वेचारी। स्वेचारी जो होती है वो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वेच्छा से सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इसमें जो सर्वोच्च अधिकार केवल शिक्षक के हाथों में ही केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत था वो विक्टर और ब्रूम के द्वारा 1964 में दिया गया था। ठीक है। और इसके जो 3 घटक थे पता है, प्रत्याशा, साधन और इनाम का मूल्य। इसका राइट आंसर होगा विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूचना प्रक्रियाकरण से। ठीक है, सूचना प्रक्रियाकरण से। इसमें क्या होता था कि जो अग्रिम व्यवस्था कक्षा संचालक द्वारा दी जाने वाली सूचना है, जो छात्रों को नई आने वाली सूचना को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती थी। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना प्रतिक्रियाकरण। ठीक है, और जो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक गति है ना कि इसका उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो ऐसा कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगम से आगम की ओर। तो ये है इसका सूत्र नहीं है। ठीक है, और बाकी और भी सूत्र है, ज्ञान से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, और भी हैं, लेकिन निगम से आगम की ओर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? तो इसमें प्रथम पद पूछा गया है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो योजना। तो पहले योजना होती है, फिर टीचिंग होती है, फिर फीडबैक होता है, फिर प्री प्लानिंग होती है, फिर री टीचिंग होती है, फिर री फीडबैक होता है, फिर योजना होती है। तो इसका प्रथम पद हुआ योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल है? ठीक है, तो इसमें शिक्षण में शामिल है वो कौन सा है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना। तो इनका अन्वेषण होगा वो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि छात्रों के बोझ से अधिक अवसर मिल सके और कक्षा में उसकी सहभागिता बनी रहे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अन्वेषण। ठीक है, क्या होगा इसका राइट है? अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होता है कब? जब अखंड और सकुल संदर्भ केंद्रों में भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? वो होगा डी। इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, तीनों ही विकेंद्रीकरण संबंधित हैं। ठीक है, तीनों ही संबंधित है इससे। एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वो किस संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ध्वनि द्वारा, क्योंकि उसने सुना तब उसने अनुक्रिया प्रकट की। ठीक है, उसे बुलाया, उसने सुना, तो इस ध्वनि संवेदना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पियाजे सिद्धांत के अनुसार प्रासंक्रियात्मक व्यवस्था की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि क्या होती है? तो संवेदिक पेशीय अवस्था। ठीक है, 2 से वर्ष तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 2 से 7 साल। तो 2 से जो 7 साल होती है वो प्राक सक्रियात्मक व्यवस्था की अवधि में आती है। ठीक है, और भी इसके होते हैं संवेदिक पेशीय अवस्था होती है 2 वर्ष, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, जिसमें इसमें पूछा भी गया है। मूर्त सक्रियात्मक व्यवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, अमूर्त सक्रियात्मक व्यवस्था होती है 11 से 18 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो प्राक सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था को बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं को अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। तो ऐसा
ऐसा इसलिए होता है कि जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच होती है, इस अवस्था में बालक में चिंतनों तक शक्तियों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक के बौद्धिक विकास के अंतर्गत बुद्धि, संवेदन, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, रुचि, ध्यान, कल्पना, चिंतन, निर्णय, स्मृति, विस्मृति, मानसिक क्रिया, योजनाओं का विकास होता है। क्योंकि इसीलिए विकल्प जो ए है, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, तो भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ उनमें नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो जो इसमें मनोवैज्ञानिक जो भाषा विकास से संबंधित है उनका राइट आंसर होगा चॉम्स्की। चॉम्स्की हैं जो एक भाषा वैज्ञानिक भी हैं और दार्शनिक और लेखक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम के प्रयास और भूल से। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जो कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सिद्धांत का अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबोधित है? तो गिरोह अवस्था वो 8 से लेकर 10 एक सामाजिकरण। ठीक है, तो 8 से लेकर 10 का वो होता है एक सामाजिकरण। तो इस वर्ग के आयु के बच्चे अपने मित्र होते हैं, वो स्वयं चुनते हैं और ज़्यादा समूह और झुंड और गिरोह में रहना पसंद भी करते हैं। तो जिसमें ये सामाजिकरण संबंधी विकास इनका होता है और जो किशोरावस्था की पूर्ण हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था में पूर्ण भी हो जाता है, जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 8 से 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें पूछी गई तृतीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूर्त सक्रिय अवस्था। तो जो हमारी पहली अवस्था होती है वो संवेदिक पेशी अवस्था होती है जो 2 वर्ष की होती है, और पूर्व सक्रिय अवस्था दूसरी होती है जो 2 से 7 वर्ष होती है, और तीसरी होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है, और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था हमारी चौथी होती है जो 11 से 18 वर्ष होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जो तृतीय अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को शामिल नहीं किया। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में जो शामिल नहीं किया था वो क्या था? वो था विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रभावित नियमों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो वो कौन सा है? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये नियम इनमें शामिल थे। सहचर्यात्मक संस्थान का नियम था वो इसमें शामिल नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो वो देता है व्यवहार पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो उसका जो दूसरा नाम है वो नैमित्तिक अनुबंध है, नैमित्तिक अनुबंध। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार की अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की आवृत्ति है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसकी जो ऐसी में से एक विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए।